मेरा नाम नमन, जैसे कि मैंने बताया। मैं जब स्टेज पे गया, मैं बस स्टेज पे पहुंचा था और उन्होंने मुझसे बोला नमन है आपको। अभी शायद 3-4 दिन हो चुके हैं उस बात को एंड स्टिल मैं प्रोसेस कर रहा हूँ। अवार्ड बहुत ऑर्गेनिक अवार्ड था पहली बात तो इट्स नॉट लाइक कि बहुत स्क्रिप्टेड जा रहा है या बहुत ऐसा कुछ, बिल्कुल सब कुछ ऑर्गेनिक था। जब कोई बच्चा वीडियो बनाएगा तो उनके पेरेंट्स एटलीस्ट उसको ऐसा नहीं बोल सकते कि यार इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपको शायद कभी मोदी जी बुलाए और अवार्ड दें। डोंट ट्राई टू टेल एवरीथिंग टू एवरीवन। अपने वो बोलता है ना, वर्क इन साइलेंट, काम शांति में करते रहो। पहाड़ों पे जा रहे हो, वहां पे भी आपको यूपीआई मिल रहा है। आप किसी गांव में जा रहे हो, वहां पे भी आपको यूपीआई मिल रहा है। तो कोई लिमिट नहीं है। वेलकम टू माईगव। आप देख रहे हैं माईगव का लेटेस्ट पॉडकास्ट सीरीज। मैं आपका दोस्त कोरक रॉय। इस पॉडकास्ट सीरीज में हम बातचीत करते हैं हिस्ट्री मेकर्स के साथ। यू गॉट दैट राइट, द फर्स्ट एवर नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड। और हम बात कर रहे हैं विद ऑल द अवार्डीज जिनको वहां सम्मानित किया गया। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास स्पेशल गेस्ट बैठे हैं, द विनर ऑफ द बेस्ट क्रिएटर इन एजुकेशन अवार्ड कैटेगरी। वी हैव हियर विद अस नमन देशमुख। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड लाइक मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आके। और आई होप हम लोग जो भी बातें करें बड़ी नॉर्मल, अच्छी, ऑर्गेनिक ही रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल रहेगी। चलिए नमन, विदाउट एनी फर्दर अडू शुरू करते हैं। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच वंस अगेन। द फर्स्ट एवर बेस्ट एजुकेशन क्रिएटर अवार्ड इन द फर्स्ट एवर नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड। थैंक यू। तो जरा बताइए कि जीत के फीलिंग क्या है और आपका एक्सपीरियंस नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड में कैसा था? ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ ना, तो अभी शायद 3-4 दिन हो चुके हैं उस बात को एंड स्टिल मैं प्रोसेस कर रहा हूँ क्योंकि अभी भी एक तो पहला अवार्ड था, नेशनल क्रिएटर अवार्ड, और जिस पर्सनैलिटी से मुझे अवार्ड मिला है वो सिर्फ इंडिया के ही नहीं, वर्ल्ड के बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट लीडर में आते हैं। तो वो चीज़ें अभी धीरे धीरे जाके जो इम्पैक्ट है उसका, वो चीज़ रियलाइज़ कर रहा हूँ। घर वाले हो गए, बहन, दोस्त, यार जितने भी हैं, वो सारी चीज़ें लोग आके बताते हैं। ऑब्वियसली मुझे भी पता है कि वो उस चीज़ का कितना वेट है, कितना इम्पैक्ट है। बट लाइक ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ था जब मेरा नाम इस कैटेगरी में आया। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब लाइक खुशी इस चीज़ की थी कि एजुकेशन की कैटेगरी में आना मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं एजुकेशन के लिए, तो उससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तो या आई एम वेरी हैप्पी टू रिसीव दिस अवार्ड। वंडरफुल। आपका एक्सपीरियंस कैसा था नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड में? क्या क्या सबसे कमाल का लगा? हाउ वाज इट लाइक? एक्सपीरियंस तो लाइक बेस्ट था क्योंकि अवार्ड बहुत ऑर्गेनिक अवार्ड था पहली बात तो इट्स नॉट लाइक कि बहुत स्क्रिप्टेड जा रहा है या बहुत ऐसा कुछ, बिल्कुल सब कुछ ऑर्गेनिक था। आई ऑल्सो डोंट नो कि मुझे अवार्ड मिलने वाला है। मैं मालूम था कि मैं नॉमिनेशन पे मेरा नाम है और हम नॉमिनेट हुए हैं। बट द एक्सपीरियंस वाज लाइक कि मेन तो ये है कि वहाँ पे अवार्ड लेना और इस कैटेगरी में अवार्ड लेना, और इतने सारे क्रिएटर्स आए हुए थे। यू ऑल्सो नो कि वहाँ पे बहुत सारे क्रिएटर्स आए थे और उनके बीच में एक कैटेगरी में आपको अवार्ड मिलना, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जब वो मेरे साथ में हुआ तो पहले तो मैंने जैसे कि बोला कि मैं स्टिल प्रोसेस कर रहा हूँ और मेरे को उस टाइम पे भी यकीन नहीं हुआ था। तो एक्सपीरियंस तो माइंड ब्लोइंग था, ऑसम था। और मेरे हिसाब से जो इनिशिएटिव ये चीज़ का लिया गया है इस अवार्ड का क्रिएटर्स के लिए, वो मेरे लिए और जो मेरे साथ के क्रिएटर्स हैं वो खुद उस चीज़ को अभी तक लाइक वो बोलते हैं कि अप्रिशिएट कर रहे हैं कि ये बहुत अच्छा एक चीज़ थी। तो एक्सपीरियंस वाइज मैं बोलूँगा कि बहुत कमाल का एक्सपीरियंस था। वंडरफुल, दैट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग टू हियर नमन। नमन, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी किस तरह शुरू हुई? कंटेंट क्रिएशन की जर्नी, टू बी ऑनेस्ट, मैं शुरू से टेक्नोलॉजी नर्ड रहा हूँ। टेक्नोलॉजी से मैं शुरू से जुड़ा रहा हूँ। अब होता है ना कि घर में एक बच्चे होते हैं, बच्चों को खिलौने दे देते हैं, टॉयज दे देते हैं। तो मैं बचपन में, हाँ एग्जैक्टली, तो मैं ऐसा ही था कि लाइक मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा चलाने से ज़्यादा मतलब था कि यार ये कैसे काम कर रहा है। जैसे जैसे धीरे धीरे बड़े होते गए, फिर स्मार्टफोन्स मार्केट में आए, फ़ोन्स आए। स्मार्टफोन से पहले नॉर्मल फ़ोन्स आते थे। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लगता था कि यार ये कैसे क्या काम करता है, इसके पीछे की क्या कहानी है, कैसे ये इसकी टेक्नोलॉजी क्या है, ये सारी चीज़ें करते थे। फिर उसके बाद मैंने जो है अपने जब मैं स्कूल में था, आई स्टिल रिमेंबर कि 10th क्लास में मेरे फादर और मदर ने मुझसे बोला था, मैं शुरू से ना एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, 70-75% वाला। 70-75% एवरेज कब से हो गया? नहीं, हमारे इधर ऐसा होता है कि मतलब लाइक टॉप करना है तो ऐसा है कि मतलब पास हो जाओ 70 ऐसा ले आओ, मतलब
तो मैं पास हो जाओ हमारे लिए 40 होता था, मेरे और मेरे दोस्तों के लिए। अब वो घर पे ऐसा माहौल था आसपास का कि यार 80 ऊपर लाने तभी आप अच्छे बच्चे कहलाओगे, ऐसा सीन था। तो मेरे घर वालों ने ये बोला था कि अगर 10th में तेरे 85 से ऊपर आ जाएंगे तो तेरे को स्मार्टफोन देंगे। और मैं सच बता रहा हूँ, उन्होंने सिर्फ ऐसा बोल दिया था कि इसके क्या आएंगे। तो अब मेरे को जब मालूम पड़ा कि मेरे को स्मार्टफोन मिलने वाला है, तो मैंने जो है पढ़ाई करना चालू कर दी। और मैंने इतनी पढ़ाई लाइफ में आज तक नहीं की। बोर्ड्स के टाइम? बोर्ड के टाइम ये कौन सा बोर्ड्स था, 10th ये का या 10th 12th? का 10th का। और जब रिजल्ट आया तो मेरे घर वाले और सब मतलब शॉक्ड में थे, क्योंकि मेरे 86% आए थे। एग्जैक्ट 85 से एक ज्यादा, ये लो शगुन। तो उनको दिलाना ही पड़ा, क्योंकि अब प्रॉमिस किया है। तो वो एक मेरा एक वो होता है ना, अभी तो मैं टेक्नोलॉजी में इतना घिरा रहता हूँ क्योंकि टेक वीडियोस बनाता हूँ, काफ़ी सारे स्मार्टफोन्स आते हैं, सब कुछ होता है। बट वो जो चीज़ थी ना, खुशी, वो नेक्स्ट लेवल की थी। तो शुरू से ही मेरा ऐसा था कि मैं ना लोगों को एक्सप्लेन बहुत अच्छे से कर लेता था कि लाइक बैठा हूँ, अगर कोई होता है ना आपके फ्रेंड्स फैमिली में कोई एक ऐसा कि जिससे पूछा जाता है कि यार नया स्मार्टफोन लेना है, कौन सा लेना है बता। तो वो मैं था, ऐसे तरीके से बोल सकते हैं। तो धीरे धीरे जब आगे बढ़े तो कॉलेज स्टार्ट हुआ। कॉलेज में जाने के बाद कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की। कंप्यूटर में जैसे इंटरेस्ट था, मैं कोई और स्ट्रीम तो ले नहीं सकता था क्योंकि इंटरेस्ट ही नहीं था मेरा। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करने के बाद मैं बाहर के क्रिएटर्स को बहुत देखता था, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया में इंटरनेट उस लेवल का नहीं आया था। मतलब बहुत लिमिटेड डेटा होता था जिसमें आपको सब कुछ करना पड़ता था। ये कब, किस साल की बात है ये आपका, है 10th to 12th के साल 14 2014 से पहले की बात है ये। अच्छा। 11 12 समथिंग की बात है। फिर बाद में जब धीरे धीरे करके जब चीज़ें हुई तो फिर मैंने भी सोचा कि यार मैं भी अपना एक यूट्यूब चैनल बनाता हूँ। और फिर मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया। घर में किसी को नहीं बताया, दोस्तों को भी नहीं बताया, क्योंकि मुझे एक फियर था। फियर वही होता है ना कि यार लोग क्या कहेंगे वाला सीन था। बट जब मैंने चालू किया तो मेरे को रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलने लगा। कॉलेज में ही चालू कर दिया था मैंने। तो वहाँ पे 10,000 50,000 सब्सक्राइबर हमारे हो गए थे। धीरे धीरे करके बढ़ता गया था। फिर लोगों को भी पता पड़ गया, फैमिली को भी पता पड़ गया कि यार ये रूम में करता क्या रहता है, कि बस लॉक कर लेता है और वीडियोस बना रहा है। और उस टाइम पे तो कुछ था नहीं, गैजेट्स वगैरह, स्मार्टफोन था सिर्फ एक। तो मैं ऐसा चेयर जिस पे हम बैठे हैं, ऐसा चेयर के ऊपर पिलोज वगैरह लगाता था और फ्रंट कैमरा ऑन करके, क्योंकि ट्राईपॉड भी नहीं था, पैसे भी नहीं थे, और बस वीडियो बनाना चालू। तो जैसे तैसे पहले तो कुछ वीडियोस इंग्लिश में बनाई, टूटी फूटी इंग्लिश में जैसे तैसे बनाता था। फिर चैनल का भी जब नाम रखा था तो बहुत ही ऐसा था कि यार टेक की बात करेंगे, गैजेट्स करेंगे, तो एक काम करते हैं दोनों को प्लस कर देते, तो टेक प्लस गैजेट्स हो गया। तो इस तरीके से नाम हो गया। फिर बाद में मेरे की जॉब लग गई थी। वहाँ पे मेरा लाइफ का बहुत टर्निंग पॉइंट आया था, क्योंकि जॉब करना है, फुल टाइम जॉब है, और यूट्यूब भी करना है। तो यूट्यूब और जॉब को दोनों को संभाला 3 4 साल। तो बट जब कोविड हिट हुआ तो उसके बाद में यूट्यूब, मेरा कंटेंट क्रिएशन का काम बहुत ज़्यादा चलने लगा था। और वो होता है ना कि कब तक दो नाव में सवार होके आप जाओगे, आपको एक तो बाय बाय बोलना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में मेरी ग्रोथ एक तरीके से ज़्यादा नहीं हो पा रही थी। तो हसल बहुत ज़्यादा किया था, क्योंकि सुबह ऑफिस जाना, शाम को आना, फिर वीडियोस बनाना, खुद एडिट करना, और रात को 3 4 बजे सोना, फिर वीडियो अपलोड करना। तो ये 3 4 साल तक चलता रहा। कोई हेल्थ के बारे में नहीं देखा, मतलब हसलिंग पावर थी। फिर 2022 में मैंने 2021 सॉरी, उसमें मैंने जॉब छोड़ दी। और फिर इंस्टाग्राम रील्स का ट्रेंड आया, तो वहाँ पे लोगों का बहुत प्यार मिलने लगा। और धीरे धीरे करके हम लोग 4 5 महीने में ही 1 मिलियन टच कर गए थे। फिर 2 मिलियन, 3 मिलियन। और फेसबुक पे भी हम लोग बहुत ज़्यादा करने लगे, यूट्यूब पे भी। तो इस तरीके से मेरी एक जर्नी थी। वंडरफुल, क्या बात है। तो आपने ये जो पहला चैनल आई थिंक यूट्यूब पे ही बनाया था, यस। तो वो किस साल बनाया था? वो बनाया था मैंने। चैनल तो मेरा 2000 आई गेस 17 का था। 2017 का था। बट उस टाइम पे क्या हो गया कि कॉलेज था, क्योंकि मैं 2018 का पास आउट हूँ। तो कॉलेज में असाइनमेंट्स, इंटर्नशिप्स, ये सब वगैरह थी। तो मैंने कुछ वीडियोस डाल दी थी, लेकिन मैंने उस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया इतना, क्योंकि मतलब मैं बाकी चीज़ों में बहुत बिजी था। तो इस वजह से 17 के बाद से फिर मैंने वीडियोस डालना उतना कंटिन्यू नहीं किया, बट चैनल था मेरा। फिर 2019 जब मेरी जॉब लग गई थी, और उस टाइम पे फिर 2019 से फिर मैंने कंटिन्यू किया था यूट्यूब पे वीडियोस डालना। लवली। चलिए, 2017 में आपने शुरू किया, यस। 18 से 19 से सीरियसली प्रॉपरली शुरू किया। यस। तब आपने, जब आप खुद एक बडिंग कंटेंट क्रिएटर थे, आपने कभी वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी ऐसा सोचा था कि 6 7 साल के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल अवार्ड्स ऑर्गेनाइज करेगी कंटेंट क्रिएटर के लिए, और मुझे मिलेगा भी पहले ही साल? वेरी गुड क्वेश्चन। मैं खुद ये चीज़ पता नहीं 3 4 दिनों से सोच रहा हूँ क्योंकि मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि
मैंने तो नहीं सोचा था, ठीक है? क्योंकि एक गवर्नमेंट की तरफ से रिकॉग्नाइजेशन मिलना, वो लिटरली लाइक आज से अगर 4 साल, 5 साल पहले नमन से पूछा जाए, तो था कि यार ठीक है, पैसे आ रहे हैं और अपना पैशन फ़ॉलो कर रहे हैं, इसी को आगे बढ़ाएँगे। बट जो प्लेटफ़ॉर्म मिला और जो चीज़ें हुई, वो थोड़ी-सी मतलब ना नेक्स्ट लेवल वाली चीज़ होती है ना, वो हो गई। और जिसके बारे में मैं अकेला ही नहीं हूँ, इंडिया के कितने क्रिएटर्स हैं जिन्होंने खुद तक नहीं सोचा था कि गवर्नमेंट कुछ ऐसा करेगी और जो कंटेंट क्रिएटर है उनको एक प्लेटफॉर्म देगी। तो वो चीज़ जो है मैंने तो कभी मतलब नहीं सोचा था, जो आपका क्वेश्चन का जवाब था। बट जब हुआ तो वो तो अब आपके सामने ही है सब कुछ। क्या बात है। आई वांट आस्क यू, एक ऐसा टाइम था हम्म। जब कंटेंट क्रिएटर्स को बहुत टाइम, शायद अभी भी मिलता है उन्हें ये सवाल, लेकिन काफी बार ये सुनना पड़ता था कि चलो ठीक है, जैसे आपकी फैमिली भी सोचती थी कि दरवाजा बंद है, अंदर कर क्या रहा है, तो कैमरा लेके घूमते रहते हो, क्या हाँ। करते हो, चलो ठीक है ये तो टाइम पास है, सीरियसली क्या करोगे, काम के लिए क्या करोगे। एक वो दिन था, एक आज का दिन है। द गवर्नमेंट इटसेल्फ हैज रिकॉग्नाइज्ड इट, द फर्स्ट एवर नेशनल अवार्ड फॉर कंटेंट क्रिएटर्स। उन्हें इस तरह के एक सम्मान के साथ उनको एक एक्नॉलेज किया गया। तो हाउ डज दैट मेक यू फील एज अ क्रिएटर? ये जो पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, ये जो बदलाव आया है, हाउ डज दैट मेक यू फील? ऑनेस्टली कि अभी जो ये गवर्नमेंट अवार्ड हुआ, नेशनल अवार्ड मिला, अब एक तो नेशनल अवार्ड अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो वो मेरी लाइफ का या फिर जो भी क्रिएटर अवार्ड जीते हैं उनके लिए शायद एक टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि अभी जो है गवर्नमेंट की तरफ से रिकॉग्नाइजेशन मिला है। तो अब मे बी मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है, क्योंकि आसपास के लोग जो नहीं भी जानते थे ना, वो इस अवार्ड के बाद में हमें जानने लगे। क्योंकि जैसे हम जीते तो अलग अलग मीडिया कंपनी के थ्रू हमें रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, न्यूज़पेपर्स में आ रहे हैं। कितना भी बड़ा न्यूज़पेपर हो, कितना भी छोटा न्यूज़पेपर हो, उसमें नमन देशमुख लिखा हुआ था, जो खुद में ही एक बहुत बड़ी बात थी। तो कितने कॉल्स पेरेंट्स को आ रहे हैं 2 दिन 3 दिन से कि अरे आपका लड़का ऐसा है, मोदी जी ने उनको वो दिया। तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा वो है कि यार चलो ठीक है, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं ना अभी जब मैं अवार्ड लेके घर गया था उस दिन, शाम की बात थी और मेरी फ़्लाइट थी, क्योंकि मैं भोपाल में रहता हूँ, तो मैं गया था। तो मैं अवार्ड बहुत था और मैं उसको लगेज में नहीं डाल सकता था, तो खुद लेके जब जा रहा था, तो सिक्योरिटी में जो हाँ, जो चेक करने वाले होते हैं, उन्होंने रोका कि अरे इसमें क्या है क्या। तो मैंने बोला कि सर अवार्ड है, तो उनको लगा ठीक है अवार्ड होगा। तो उन्होंने थोड़ा सा बोला कि नहीं, इसको नहीं लेके जा सकते आप, उसको बैग में डालना पड़ेगा। तो कहते कौन सा अवार्ड है दिखाओ। तो मैंने हटाया, और जब उन्होंने नेशनल देखा, सिंबल देखा वहाँ पे, तो उन्होंने इतनी रिस्पेक्ट दी, उन्होंने, उनको मालूम है ना कि इसकी क्या वैल्यू है। इस तरीके से बहुत सारे जो लोग हैं उस चीज़ को लाइक अब ऐसा हो गया कि पर्सपेक्टिव लोगों के बहुत ज़्यादा चेंज होने वाले हैं, क्योंकि कई सारे लोगों के जो पेरेंट्स थे वो खुद मेरे पास आके कह रहे हैं कि यार ये जो चीज़ करते थे, ऑनेस्टली बताया तो हमें ऐसा लगता था कि शायद इसमें इतना फ्यूचर नहीं है, बट अब वो खुद भी बोल रहे हैं। अब ऐसा भी होने वाला है कि जब कोई बच्चा वीडियो बनाएगा तो उनके पेरेंट्स एटलीस्ट उसको ऐसा नहीं बोल सकते कि यार इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपको शायद कभी मोदी जी बुलाए और अवार्ड दें। बिल्कुल, बिल्कुल। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड में पीएम मोदी जी ने खुद अपने स्पीच पे ये तो कहा ही कि वो खुद कितनी इज्जत करते हैं क्रिएटर्स की, और उन्होंने ये भी कहा कि क्रिएटर्स के पास ये क्षमता है, ये ताकत है कि वो भारत के कल्चर को एक इंटरनेशनल स्टेज पे और बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सुनकर आपको एज अ क्रिएटर कैसा लगा, एंड नाउ आप और कितना इस एडवाइस को खुद अपने काम में इन्वॉल्व करेंगे और अपने कंटेंट में आगे लेके जाना चाहेंगे? अम, जब मोदी जी ने ये चीज़ बोली थी कि एक तो मोदी जी खुद अपने आप में बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, क्योंकि उनका जो ऑरा है वो मैंने फर्स्ट टाइम जो है एक्सपीरियंस किया था। जब जब उनकी एंट्री हुई थी, जब मैंने देखा लोगों को, उनके लिए जो प्यार है, वो सारी चीज़ जब मैंने देखी, तो मैंने मतलब अभी तक तो सिर्फ सुना था। जब फर्स्ट टाइम देखा तो मैं समझ गया कि नहीं यार, ये दिस इज़ अ वेरी रियल थिंग। तो जब ये चीज़ें बोली थी कि लाइक आप कैसे इसको इंटरनेशनल लेवल पे या फिर कैसे इसको चीज़ें बढ़ा सकते हो आगे। तो ऐसा है कि एक कंटेंट क्रिएटर इंडिया का है, तो उसको है ना बहुत कम लोग नहीं देख रहे हैं, उसको बहुत अलग अलग लेवल के लोग देख रहे हैं। अब जो लेवल मैं बता रहा हूँ वो लेवल इस केस में है कि चाहे एक गांव का कोई लड़का हो, चाहे एक शहर का लड़का हो, वो जो दोनों के बीच में जितने भी लोग आ रहे हैं, वो सब के सब कंटेंट देख रहे हैं। और
आपको भी मालूम है कि अभी जो पहले के जनरेशन के जो सिस्टम था मीडिया का, और वो ना होते हुए ज़्यादा के ज़्यादा सोशल मीडिया का ट्रेंड चल रहा है। जितनी भी न्यूज़ आजकल हमें मिलती है वो सोशल मीडिया पे मिलती है, जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो सोशल मीडिया पे मिलती है। कुछ भी हो वो आपको सबसे पहले इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे देखने को मिलेगा। यूट्यूब से लोग फ्री में इतना एजुकेट होते हैं, इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं, तो इम्पैक्ट तो है ही। बट अब ऐसा है कि जैसे मैं अभी ना रिसेंटली पेरिस गया था, और पेरिस में मैं आईफिल टावर गया, तो मुझे वहाँ पे पता पड़ा कि आईफिल टावर में यूपीआई से पेमेंट करके आप उसकी टिकट परचेस कर सकते हो। तो जब मैंने वो चीज़ सुनी तो मैंने खुद कंटेंट बनाया, पहली बात तो, क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएटर, ऐसा कंटेंट तो जान ही नहीं सकता हूँ, स्पेशली इंडिया की बात आ रही तो बिल्कुल नहीं। तो बारिश हो रही थी, ठंड था, बहुत ज़्यादा ऊपर जाना था, लेकिन फिर भी गए, कंटेंट बनाना है। तो अब उस चीज़ को, ठीक है, अब हर कोई जो है एकदम उसको नहीं फ़र्क पड़ता है कि पेरिस में क्या हो रहा है, ऑनेस्टली बताऊँ तो। लेकिन जब मैंने वीडियो डाली ना, तो लोगों का ऐसा था कि यार, मतलब उनके लिए ऐसे प्राउड मोमेंट था कि यार यूपीआई, भारत का यूपीआई दूसरे देश में चल रहा है, और लाइक आपको कोई करेंसी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, स्कैन करो, पेमेंट हो जाएगा, जो भी उस टाइम की करेंसी रेट चल रहा है वहाँ पे। तो इस तरीके की जब वीडियोज़ बनाते हैं हम लोग, तो इम्पैक्ट जो होता है वो पड़ रहा है। प्लस जो सोशली गुड थिंग है कि लाइक बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं जो लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं। मेरा जो कंटेंट है, जो मैं अवेयरनेस करने के बोलता हूँ, या फिर बहुत सारे क्रिएटर्स, मैं अपने आप को इंक्लूड नहीं करना चाहूँगा इस चीज़ में, क्योंकि मैं अकेला कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ। तो जो बाकी के सब क्रिएटर्स हैं इंक्लूडिंग मी, तो अवेयरनेस फैला रहे हैं, बहुत सारे लोगों को बता रहे हैं कि भाई ये जो कुछ स्कीम्स हैं ये आपके लिए हैं, इसको आप यूज़ करो। दिन पर दिन गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें काम करती जा रही है, लेकिन लोगों तक पहुंचेगा कैसे? तो सोशल मीडिया से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं है। तो इस चीज़ को अगर सोशली गुड थिंग में लेके जा रहे हो, जो मोदी जी ने भी बोला कि जो आप अवेयरनेस फैला रहे हो, या फिर आप जो सोशली चीज़ें कर रहे हो, वो सोशल मीडिया के थ्रू बहुत कमाल की हैं। बिल्कुल, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। नमन, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब आपने खुद शुरू किया था, आपने कहा था कि सोचा भी नहीं होगा इस नेशनल अवार्ड के बारे में। तो जो बडिंग कंटेंट क्रिएटर्स अब आ रहे हैं, क्या लगता है ये 8 मार्च को जो उन्होंने देखा या उसके आने वाले दिनों में देखा, आप लोग को ये अवार्ड दिया गया, पहला क्रिएटर्स के लिए नेशनल अवार्ड ऑर्गेनाइज किया गया, एक यंग, एक अपकमिंग, एक बडिंग कंटेंट क्रिएटर को, चलो यंग डजंट हैव टू बी, बमने रानी ने पहली बार एक्टिंग शुरू किया था 40 के एज में, डजंट हैव टू बी यंग, एक बडिंग, एक अपकमिंग कंटेंट क्रिएटर को ये नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड कितना उनको प्रेरणा देगा, कितना उनको एनकरेजमेंट देगा? तो इसका है ना, मतलब सिंपल सी बात है कि अभी जब जो भी चीज़ें हुई, उसके बाद मुझे कई सारे क्रिएटर्स ने बोला था कि उनको लग रहा था कि यार ये इतना वो नहीं है, मतलब कि उनके लिए शायद वो इम्पोर्टेंट नहीं था। मुझे कुछ क्रिएटर्स ने ऐसा बोला कि हम इसलिए, हम लोगों ने नॉमिनेशन में अपना नाम नहीं दिया था कि हमको लगा कि यार ठीक है, वो होगा। बट जब उन लोगों ने इम्पैक्ट देखा आफ्टर अवार्ड, उसके बाद जब रिजल्ट आया, और जो प्लेटफॉर्म मिला है, जो मैंने स्टार्टिंग में हम लोगों ने बात चालू की थी कि सोशल मीडिया में जो जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं उनको जो है एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है, एक एक तरीके से रिकॉग्नाइजेशन मिल चुकी है। अब से ऐसा होगा कि बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर के दिमाग में उस अवार्ड के बाद, मतलब जो 8 ऑफ मार्च आपने बोली, उसके बाद से एक दिमाग में 100% श्योर हूँ कि ये है कि भाई अगले साल मुझे भी नॉमिनेट होना है, मुझे भी जीतना है। तो उसके लिए वो उनकी क्या प्लानिंग है, क्या प्लॉटिंग है, वो सब करना चालू करेंगे। अब आपने बोला कि बडिंग जो हमारे वो हैं, कोई भी एज के हो सकते हैं, उनके दिमाग में भी ये है कि यार हमें भी वो रिकॉग्नाइजेशन चाहिए, तो वो और ज़्यादा मेहनत करेंगे। अब इसमें अगर वो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, अब वैल्यू अलग अलग टाइप की होती है। अगर कोई खाना बना के फूड व्लॉगिंग करता है, वीडियोस बनाता है, तो वो भी एक वैल्यू हुई। कॉमेडी करके हंसाता है तो वो भी एक है। हम अवेयरनेस फैलाते हैं, एजुकेट करते हैं, तो वो भी एक वैल्यू है। तो अब सारे लोग जो है ना, और भी नेक्स्ट लेवल का कंटेंट बनाने का ट्राई करेंगे। उसमें फायदा होगा व्यूअर्स का, इंडिया का, कि अलग अलग जगह जाके जो है कंटेंट शूट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो ऐसा हो गया कि यार अब ऑब्वियस सी बात है कि अब कंटेंट जो है वो और भी ज्यादा अच्छा देखने को मिलने वाला है। अब आने वाले जो भी 1 साल या अगले साल भी ये अवार्ड होता है, तो अब 1 साल तक कंटेंट क्रिएटर बहुत मेहनत करने वाला है, और उनके लिए एक टारगेट हो चुका है कि यार अब वो अवार्ड हमें भी चाहिए। तो मेरे हिसाब से यही एक वो चीज़ है। आपने बिल्कुल सही कहा। और आप वैल्यू ऐड की बात कर रहे थे, उस पे जस्ट छोटा सा एक मोमेंट लेके मैं इतना कहना चाहूँगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में, आपने कहा ना हसल, तो वो बहुत साल तक हसल किया, तो हेल्थ वेल्थ पे काफ़ी टाइम देने को मिला नहीं। जब थोड़ा हो गया बैंक बैलेंस, अभी थोड़ा फ्री, दिन में 1.5 घंटे जिम में दे सकते हैं, तो मैंने कुछ 29 के एज में मैंने फर्स्ट टाइम वर्कआउट शुरू किया।
नॉट दैट आई कुडंट अफोर्ड इट, पर मुझे फिर भी पर्सनल ट्रेनर रखना नहीं था। मैंने क्यों 6-7 हज़ार दे के पर्सनल ट्रेनर रखूं, मैं खुद ही शुरू करूंगा। और उसके बाद वो जो कंटेंट क्रिएटर्स के वीडियोस देख देख के मैं जो अपने किस तरह से वर्कआउट करना है, किस तरह से डाइट करना है, ये सीखा। सो दैट ये 4 महीने की बात है। 4 महीने आई विश मैं ब्लेजर निकाल के अपने गेम्स दिखा पाता, बट तो ये बहुत वैल्यू ऐड मेरे लाइफ में भी हुआ था। और इन मल्टीपल चीजों में आप कर सकते हो, जैसे आप टेक में वैल्यू ऐड करते हो, जैसे एजुकेशन में कोई करता है, जैसे एग्रीकल्चर। कल ही मैं लक्ष्य के साथ पॉडकास्ट होस्ट कर रहा था। तो मतलब वैल्यू ऐड की कोई सीमा नहीं हो सकती, और अब इसके बाद तो ऑल द मोर। यस ऑफ कोर्स, वही मैंने बोला कि अगर आप हंस भी रहे हो ना तो वो भी आपके लिए एक वैल्यू ही है। और लाइक इंस्पिरेशंस बहुत ज़्यादा लोग सोशल मीडिया से लेते हैं। आई वुड से कि ऑब्वियसली कि हर चीज़ का प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आपको क्या लेना है ना। तो मैं तो यही बोलूँगा कि लाइक ट्राई की नेगेटिव कंटेंट से दूर रह के पॉजिटिव कंटेंट पे ध्यान दें, और वो चीज़ को ही आगे चल के अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। क्योंकि और ऐसा नहीं है कि हर चीज़ जो सोशल मीडिया पे होती है वो हमेशा सच होती है कि भाई ये इसकी लाइफ इतनी खुश है, ये रियल लाइफ में भी इतना खुश होगा, बट नहीं। मैं बहुत लोगों को ऐसा पर्सनली जानता हूँ कि वो कंटेंट बनाते हैं बट बैक ऑफ द माइंड उनकी लाइफ में कुछ चल रहा होता है, हासिल कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ट्राई कि भाई जितना हो सके उतना पॉजिटिव लो, लेकिन अपनी लाइफ को अपनी तरीके से ही जो है जीने की कोशिश करो। बिल्कुल बिल्कुल। आपने कहा कि जब आप हंस रहे हो तब भी एक वैल्यू ऐड हो रहा है। दैट इज वेरी ट्रू। कंटेंट चलने के लिए, नॉट ऑल काइंड्स ऑफ कंटेंट, लेकिन कंटेंट चलने के लिए ऑफ्टन ह्यूमर काफी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड में पीएम मोदी के क्विक विट और ऑन स्पॉट ह्यूमर के चर्चे हर जगह हो रहे हैं। इट्स वायरल एवरीवेयर। तो आपको कैसा लगा पीएम मोदी का क्विक विट एंड हिज इम्प्रॉम्प्टू ह्यूमर? मैं आपको सच बताऊं ना तो मेरा नाम नमन, जैसे कि मैंने बताया, मैं जब स्टेज पे गया, मैं बस स्टेज पे पहुंचा था और उन्होंने मुझसे बोला नमन है आपको। और वो जो चीज़ है मेरे दोस्तों में, मेरी फैमिली में, हर जगह वो मुंह पे रह गई है कि यार ऐसा बोला नमन है। तो वो ह्यूमर की तो क्या ही बोलूं मैं, आप सब भी लोगों ने देखा ही कि बिल्कुल क्विक रिस्पॉन्सेस थे। क्विक उनको, एक तो ये ऐसा मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि उनको हर चीज़ का नॉलेज है। कि अभी जो सोशल मीडिया है एक यंग बोल सकते हैं कि एक थोड़ा सा नई चीज़ है, लोग वो कर रहे हैं, लेकिन उनको उस चीज़ के बारे में भी बहुत ज़्यादा नॉलेज थी। तो वो चीज़ देख के मैं बहुत ज़्यादा अमेज हुआ था कि यार मतलब हर जगह से उनको चीज़ें पता पड़ती है, वो खुद ऑब्जर्व करते हैं और चीज़ें हो रही हैं। और जहाँ पे उन लोगों ने मतलब मैंने तो अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा ऐसा कि जिस हिसाब से जो होती है ना कूल वाइब थी उनकी उस दिन की, वो मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि इस तरीके से था कि इम्प्रॉम्प्ट था, जो था वो है। और हंसी मजाक किया क्रिएटर से। अब ऑब्वियस सी बात है कि सारे क्रिएटर्स को मतलब बहुत ही कम होंगे जो शायद उनसे कभी मिले होंगे लाइफ में। और मेरे को भी नहीं मालूम था कि मुझे उनसे बात करनी है। मुझे तो 15 मिनट पहले पता पड़ा कि उनसे बात हो रही है, वो बातचीत कर रहे हैं। तो उनको ये मालूम है कि यार सामने वाला जब आ रहा है ना तो वो डरा हुआ है, थोड़ा सा सहमा सा है। बट जब उन्होंने उस चीज़ को लेके बिल्कुल नॉर्मली चिल इस तरीके से माहौल कर दिया, तो बात करने में भी मज़ा आया। तो वो चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा हिट हुई है सोशल मीडिया पे, पूरी जगह पे जो है वो चीज़ हिट हो रखी है अभी। बिल्कुल बिल्कुल। और दो चीज़ों के बारे में थोड़ा सा मैं कहूँगा। 4-5 महीने हुए हैं कि मैंने माईगव ज्वाइन किया एज द लीड एंकर। 3 इवेंट मैंने अटेंड किए हैं और वहाँ वीडियोस भी बनाए हैं जो पीएम के इवेंट्स थे। पीएम का जो उनका इमेज हमें नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड में देखने को मिला, उस तरह का इमेज पिछले 2 में तो हमने नहीं देखे थे। इट वाज अ ब्रांड न्यू इमेज, वाइब चेक एंड एवरीथिंग वाज सो कूल। तो या ही जस्ट मेड द इवेंट हिज ओन। और एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि नैनो क्रिएटर्स थे, माइक्रो क्रिएटर्स थे जिनको अवार्ड मिल रहा था, पर पीएम मोदी को हर एक अवार्डी के बारे में पर्सनली पता था, उनके काम के बारे में। ऐसा नहीं है कि आए अवार्ड दिया और चल दिए, या फिर कहा कि आप अपने बारे में बताइए। ही न्यू एवरी डिटेल अबाउट ऑल द अवार्डीज। मतलब मैंने आपको बोला ना कि मुझे पता नहीं था, और मुझे भी यही लगा था जो आप सोच रहे हैं कि शायद अवार्ड मिलेगा, फोटो क्लिक होगा एंड ठीक है। बट जब पहला अवार्ड दिया गया, अभी एंड न्यू जो थे, बाय द वे अमेजिंग कंटेंट, तो बहुत बड़ा फैन हूं उनका मैं। तो उनका जब आया नाम और उनसे कम से कम 10 मिनट बात की, 5-10 मिनट। मैंने कहा चलो ठीक है, हो सकता है कि एक दो लोगों से होगा, फिर दूसरे से भी, तीसरे से भी, चौथे। मैंने कहा भाई ये चीज सीरियस है। माइंड में फिर सब भूल गया मैं कि क्या बोलना है उनके सामने, क्या नहीं बोलना है। वो सारी चीजें चली जा रही हैं। और फिर मतलब अब आपने जैसे
हर टाइप के क्रिएटर्स जो थे उनसे बहुत अच्छे तरीके से बात करी उन्होंने, और चीज़ें उन्होंने समझाई कि कैसे क्या करते हैं। जब मैं बात कर रहा था उनसे, तो उन्होंने बोला कि मैंने सबसे पहले तो ये बोला कि बहुत सारे टेक्नोलॉजी बहुत सारी ले रहे हैं लोग। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इंडिया में बढ़ती आ रही है, वैसे वैसे स्कैम्स फ्रॉड्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो उन्होंने उस चीज़ को पिक करके, तो उन्होंने यही बोला कि यार लोग ना महंगे महंगे फ़ोन तो खरीद लेते हैं, स्मार्टफोन तो ले लेते हैं, लेकिन उसको कैसे करेक्टली यूज़ करना है, वो चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होती है। तो जो मेरी बात है, उस बात का उन्होंने जो जवाब दिया है, वो बड़ा सही लगा मुझे, और एक मैसेज पहुंच जाता है। जैसे मैंने बोला था कि व्हाट्सएप पे आपके पास एक लिंक आ जाती है। अब बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जिनको नहीं पता होता है, गलती से क्लिक कर देते हैं, आपका तुरंत फ़ोन हैक हो सकता है। कई लोग ऐसे केस तक पड़े, क्योंकि अब हमारा काम यही है कि हम तो दिन भर यही पढ़ते रहते हैं, गूगल पे रिसर्च जब करते हैं, लोगों के बैंक अकाउंट तक खाली हो गए हैं, पूरे ज़िंदगी भर की उनकी कमाई तक चली गई है। और बेसिकली इंडिया में जो स्कैम्स होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा होते हैं इमोशनल करके। जित मतलब जितने भी लोग ये सुन रहे हैं, मतलब ये है कि अ, इंडिया में स्कैम करना टफ भी है और बहुत इजी भी है, क्योंकि जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती जाती हैं, इमोशनल वे में चीज़ें करते जाते हैं, उसके बाद स्कैम हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, जब बातें की उनसे, जब चीज़ें उन्होंने बताई, तो वो सारी चीज़ें जो है आगे बढ़ती चली गई, और जब उनका जो रिस्पॉन्स था, वो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा था। अच्छा नमन, कंटेंट क्रिएटर्स जब शुरू करते हैं, मैंने बहुतों से सुना भी है कि उनको ऑफ्टन थोड़े अजीब अजीब रिएक्शंस मिलते हैं, कभी कभी फैमिली मेंबर्स से भी, कभी दोस्तों से, कभी जान पहचान वालों से कि यार क्या कर रहे हो, कभी कभी मिलते हैं बिजार रिएक्शंस, बहुतों को मिले। आपको ऐसे कोई बिजार रिएक्शंस मिले थे जब आपने शुरू किया था? टचवुड मेरे यार सराउंडिंग में ऐसे लोग नहीं थे कि वो नहीं, बट मैंने ना एक चीज़ मैं बोलूँगा कि डोंट ट्राई टू टेल एवरीथिंग टू एवरीवन। अपने वो बोलता है ना, वर्क इन साइलेंट, वो काम शांति में करते रहो, क्योंकि लोगों का काम है आपको कुछ ना कुछ बोलना है, अरे इससे क्या होगा। मेरे को भी ऐसा नहीं कि मेरे को किसी से नहीं बोला, बोला है, फेस पे नहीं बोला, बट मुझे तक तो बात पहुंची है। तो बोलते हैं कि ऐसा कि क्या है, वीडियो बना रहा है, इसमें क्या होगा क्या नहीं होगा। कभी कभी घर वाले जब होते थे, तो उनको भी लगता था, जब मैं जॉब छोड़ने वाला था, जिसमें मैंने बताया कि उनके लिए था कि यार जॉब के साथ कर रहा है, बढ़िया है, सही है, उससे भी कमा रहा है, इससे भी कमा रहा है, ठीक ठाक चल रहा है। बट मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता ना कि मेरे पे क्या बीत रही थी दोनों चीज़ें करना। तो जब मैंने जॉब छोड़ी थी, तो मेरे पापा ने बोला था कि जॉब मत छोड़, देख ले, दोनों कर ले अगर हो पा रहा है तो। बट नहीं हुआ। फिर मैंने जॉब जब छोड़ दी, तो 1 महीने वर्क फ्रॉम होम था, तो 1 महीने तक तो मैंने घर पे बताया ही नहीं कि मैंने जॉब छोड़ दी, क्योंकि या क्योंकि क्या हो रहा था ना कि वर्क फ्रॉम होम था, तो इतना पता नहीं पड़ पा रहा था। लेकिन मेरे मेरे बॉस के, मैनेजर के फ़ोन आना बंद हो गए थे मुझे। तो मेरे पापा एक दिन ऐसे बैठे हुए थे हॉल में, हम लोग बैठे थे, तो बोलते तूने जॉब छोड़ दी ना? तो मैंने कहा हाँ। तो कहते कि ठीक है, अब जो कर रहा है कर ले, इसी को बढ़िया कर। तो ज़्यादा ऐसा प्रेशर रहा नहीं मेरे पास। तो जितने भी लोग हैं ना, मैं यही सजेशन दूंगा कि ज़्यादा सुनो मत किसी की, अपना करते रहो धीरे धीरे, और वो कुछ टाइम बाद है ना, उनको खुद पता पड़ जाता है। और ऑफ कोर्स अब तो ये इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं, क्रिएटर्स अवार्ड हो रहा है, मतलब गवर्नमेंट इतना रिकॉग्नाइज कर रही है, तो सॉर्टेड है। अब तो मतलब पाथ खुल गए हैं लोगों के लिए, ऐसा। वेरी ट्रू। अब बात खुले हैं। पिछले कुछ सालों में कंटेंट क्रिएशन का बूम भारत देश में बहुत ज़्यादा रहा है, कमाल का रहा है। उसके पीछे एक मेजर रोल रहा है भारत में हुए डिजिटल बूम का। हर हाथ में स्मार्टफोन, हर घर में इंटरनेट, हर घर में वाईफाई। सो एज अ कंटेंट क्रिएटर योरसेल्फ, आपको क्या लगता है कि आप, अकॉर्डिंग टू यू, आपकी क्या राय है कि कितना क्रेडिट एक्चुअली है भारत के डिजिटल बूम का बिहाइंड भारत कंटेंट क्रिएशन बूम? ऑब्वियसली स्मार्टफोन है, मतलब इतने स्मार्टफोन हैं, जितने ज़्यादा स्मार्टफोन होंगे, जितने ज़्यादा यूज़र होंगे प्रैक्टिकली, तो क्रिएटर को उतने ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे, उतने ज़्यादा इंगेजमेंट मिलेगी। जब इंटरनेट का उतना ज़्यादा अपने यहाँ था नहीं, मतलब आफ्टर जियो, ऑब्वियसली जियो की वेव जब आई थी, तो उसके बाद लोगों के पास इंटरनेट फ्री हो गया, काइंड ऑफ। लोगों के पास अब डेटा वो मनचाहा देख सकते। पहले ना ऐसा था कि एक बैरियर टाइप का था कि मेरे पास 1 GB 1 महीने के लिए है, तो आई विल मेक श्योर कि मैं इसको कहाँ यूज़ करूँगा। बट उसके बाद से वो चीज़ हट गई। तो उसके बाद से क्या हुआ कि कंटेंट क्रिएशन जिस तरीके से बढ़ता गया ना, उस तरीके से लोगों का कंटेंट कंज्यूम करने का तरीका बहुत ज़्यादा बढ़ता गया। कई लोग एजुकेशन की फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए। यूट्यूब से सीख सीख के उन लोगों ने क्या क्या नहीं कर लिया। सारी चीज़ें धीरे धीरे करके ऑनलाइन हो गई। तो डिजिटली, जैसे आपने बोला ना कि चीज़ें बढ़ी ही हैं, कम नहीं हुई हैं।
और जो डिजिटल इंडिया में बढ़ा है ना, मैं अभी यूरोप गया हुआ था अभी, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, एक हफ्ता पहले। और अरे वाह, नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड से ठीक पहले। हाँ, ठीक पहले मैं डायरेक्टली पेरिस से दिल्ली आया था अवार्ड लेने के लिए, और फिर अवार्ड लेके घर गया, फुल फिल्मी सीन था मेरा। तो मतलब ऐसा है कि जितना मैंने ना डिजिटली लोगों को मोबाइल फोन्स वगैरह यूज करते हुए यूरोप में नहीं देखा ना, उतना मैं इंडिया में देखता हूँ। क्योंकि यहाँ पे वहाँ के लोग अभी भी बहुत पुराने पुराने फोन यूज कर रहे हैं, मतलब 2012-11 के फोन यूज कर रहे हैं, लिटरली वायर्ड ईयरफोन यूज कर रहे हैं। मतलब क्योंकि मैं एज अ टेकी यही ऑब्जर्व करता था, मेट्रो में बैठा हूँ तो यही देख रहा हूँ, ट्रैम में बैठा हूँ तो यही देख रहा हूँ। बट यहाँ पे स्मार्टफोन्स तो ऐसा हो गया है कि हर दूसरे आदमी के पास स्मार्टफोन है। उनको टेक्नोलॉजी इतनी पसंद आने लगी है इंडिया में कि डिजिटली बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब सबसे बेस्ट एग्जांपल है यूपीआई। अब यूपीआई, अब आप सभी एग्री करते होंगे कि यार अ, घर जो इंडियंस होते हैं ना, वो अपने बैंक अकाउंट को लेके बहुत ज्यादा वो होते हैं सॉफ्ट, कि अभी भी कई सारे ऐसे लोग हैं जो एटीएम से पैसा नहीं निकालते। हाँ, रियली मतलब मैं रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भोपाल से आता हूँ, मैंने आसपास के बहुत सारे गांव देख रखे हैं, सब कुछ है। तो ऐसी जगह है जहाँ पे लाइक लोगों को डर लगता है कि यार एटीएम से पैसा नहीं निकालना है, कुछ हो ना जाए, मतलब प्रॉब्लम ना आ जाए। तो उस जमाने में लोग अब यूपीआई यूज कर रहे हैं। चाय की टपरी पे यूपीआई चल रहा है, हर जगह यूपीआई चल रहा है। तो वो जो इस तरीके की टेक्नोलॉजी को जो अडॉप्ट कर रही है इंडियंस ना, वो बहुत ज्यादा ही नेक्स्ट लेवल है। और मैं इतना बोल सकता हूँ कि आने वाले टाइम में अगर इंडिया में कुछ भी लॉन्च होता है डिजिटली, तो उसका सक्सेस 100% है, अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं छोटी सी बात कहूँगा। दिसंबर 2023 में भारत में ही ऑर्गेनाइज हुआ था ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जीपे का सीजन 3 और सीजन एडिशन 3। और मैंने माईगॉव ज्वाइन किया था कुछ 2 हफ्ते पहले एज द लीड एंकर। तो मैं जीपे गया कवर करने, और वहाँ जितने भी ग्लोबल लीडर्स से मेरी बातचीत हो रही थी, फ्रॉम यूरोप, कंट्रीज लाइक जर्मनी, फ्रांस, एवरीवेयर, अमेरिकन्स, पीपल फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब यही कह रहे थे कि यूपीआई का इस्तेमाल उन्होंने जिस तरह भारत देश में देखा है, उन्होंने और किसी देश में नहीं देखा। एंड बाय यूपीआई आई मीन डिजिटल पेमेंट्स। डिजिटल पेमेंट्स का इस्तेमाल उन्होंने जिस तरह भारत देश में देखा है, फ्रॉम द स्मॉलेस्ट ऑफ शॉप्स, नुक्कड़ का हॉकर, हर जगह आप नारियल ले रहे हो, टू आंटी जमीन पे बैठी है 6 रुपए का अंडा बेच रही है और 10 रुपए का बॉइल्ड अंडा, उनके पास भी वो क्यूआर कोड है। और मेन चीज है ना कि यहाँ पे सिटी मैटर नहीं कर रही है। सिटी मैटर इन द सेंस कि पहाड़ों पे जा रहे हो, वहां पे भी आपको यूपीआई मिल रहा है। आप किसी गांव में जा रहे हो, वहां पे भी आपको यूपीआई मिल रहा है। तो कोई लिमिट नहीं है। तो ऑब्वियस ही बात है कि मतलब लाइक जो बाकी की कंट्रीज अभी तक नहीं कर पा रही है इस चीज को लेके, तो वो चीज में अगर इंडिया आगे बढ़ रहा है तो ऑफ कोर्स ही बात है उसका, मतलब हमारा तो एक एज अ क्रिएटर हमें मैं मेरा तो एक फर्ज बनता है कि उस चीज को मैं प्रमोट करूं, उस चीज को बताऊं कि व्हाट वी आर रियली डूइंग इन इंडिया। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपसे इफ यू हैव टू आस्क यू, भारत में पिछले 10 साल में ये जो डिजिटल बूम हुआ है, इसका क्रेडिट, इसका श्रेय किसे जाना चाहिए? डिजिटल बूम हुआ है वो, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि भारत के लोगों को सबसे पहले जाना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को जाना चाहिए, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है। उसका रीज़न ये है कि इंडिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो गई है। बाकी कंट्रीज मैं नाम नहीं लूंगा, पर अभी भी आपको मालूम है कि बहुत सारी कंट्रीज में ना उतना डिजिटली इंडिपेंडेंट नहीं है लोग। कुछ कंट्रीज हैं ऐसी, लेकिन जो हमारा इंडिया है उसमें लोग बहुत ज़्यादा ही नेक्स्ट लेवल पे काम करते जा रहे हैं। मतलब नेक्स्ट लेवल इन द सेंस कि लोगों के पास जैसे कि स्मार्टफोन्स हैं, सबके पास स्मार्टफोन्स है, दे ट्राई समथिंग न्यू, हर दिन वो कुछ ना कुछ नया करते हैं। मेरे जैसे जो क्रिएटर हैं या जो टेक में है, वो एक्सप्लोर करते रहते हैं टेक्नोलॉजी। कई सारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आए जा रहे हैं, सोल्यूशंस बने जा रहे हैं। बैंगलोर जो है इतना बड़ा, शुरू से आईटी हब रहा है, अब और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आप 10 मिनट में ग्रोसरी मंगा सकते हो अपने घर में, 5 मिनट में, 15 मिनट में खाना आ जाएगा आपके यहाँ। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी जो बढ़ती जा रही है इंडिया में, ये एक थोड़ा सा इंडिपेंडेंट जो हमें बाकी कंपनीज को जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है, वो उस वजह से जो है ना, मेरे हिसाब से ये सारी चीजें होती जा रही हैं। बिल्कुल। चलिए नमन, ये जो सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दिस इज नॉट एज, आप इसका जवाब दीजिए नॉट एज अ कंटेंट क्रिएटर, बट एज एन इंडियन। भारत देश में जब हम देखें पिछले 10 सालों में इतने डेवलपमेंट्स हुए हैं। हम पहले 20 साल पहले आशुतोष गोवारिकर की पिक्चर आई थी स्वदेश, स्पेस की बातें होती थी, नासा।
अभी हम स्पेस की बातें करते हैं तो देयर इज इसरो, यस और कोई 100%। सोच ही नहीं है। इसरो में हर महीने अचीवमेंट्स हो रहे हैं, डेवलपमेंट्स ट्रू हो रहे हैं। ट्रू भारत की डिजिटल बूम की तरफ हम देखें, यूपीआई की बात आपने की, भारत के स्टार्टअप बूम की तरफ हम देखें, सो मेनी एंटरप्रेन्योर्स एवरीवेयर, स्पोर्ट्स की तरफ देखें, नॉट जस्ट वन जो पहले था, हाँ हाँ स्पोर्ट्स, एवरी स्पोर्ट्स नाउ, 107 एशियन गेम्स मेडल्स लास्ट ईयर इटसेल्फ, women empowerment going so above, इतने अचीवमेंट्स, इतने डेवलपमेंट्स जो पिछले दशक में हुए हैं, हाउ डज दैट मेक यू फील एज अ यंग इंडियन? मैं जब भी इस चीज़ का अगर मैं आपको जवाब दूँ ना, जब भी मुझसे कई सारे लोग बोलते हैं ना कि काफ़ी सारे लोग इंडिया से बाहर जाने की बात करते हैं कि यार पैसा कमाते हैं, बाहर जाते हैं। मैं उनको एक चीज़ बोलता हूँ, 5 साल, 10 साल इंडिया में दे दो, जितनी मेहनत बाहर जाके करोगे, मुझे मालूम है तुम लोग वहाँ जाके क्या करोगे। अगर यहाँ पे रियलिटी में काम कर लेते हो, तो मैं कह रहा हूँ कि गेम चेंज होने वाली है। क्योंकि यहाँ पे डेवलपिंग कंट्री है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये इनोवेशंस आपके ऊपर है, आप क्या इनोवेट कर रहे हो। बस ये है ना कि यहाँ पे लोग थोड़े से हसलिंग पावर और ज़्यादा बढ़ जाए ना, जो कि है इंडिया में। हसलर तो बहुत नेक्स्ट लेवल के इंडिया के, काम करने में नहीं चूकते। और ज़्यादा मेहनती हो जाए, शॉर्टकट ना ढूंढें, तो हम जितने जल मतलब कुछ सालों में जो डेवलपिंग कंट्री बनने वाले हैं, शायद हम पहले ही बन जाएं। एक तो ये चीज़ है। दूसरा क्वेश्चन जो है कि इतनी सारी चीज़ें जो इंडिया में हो रही है दिन पर दिन, उससे जो है ना मेरे को तो हमेशा प्राउड फील हुआ है। चाहे टेक्नोलॉजी के उसमें हो, गेम्स में हो, किसी भी चीज़ में हो, स्पोर्ट्स में हो। तो हमेशा से लगता था कि यार पहले वो सेलिब्रेशन वाली फील नहीं आती थी, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं। लेकिन पिछले कुछ सालों में ना वो हर एक चीज़ में वो सेलिब्रेशन वाली फील आती है कि यार इंडिया ने कुछ किया है। किसी में चंद्रयान 3 हुआ भाई, सैड हुए एक टाइम पे, फिर एक टाइम पे बिल्कुल खुश ऐसे हुए कि पूरा भारत एकदम खुश हो गया। चाहे कुछ भी हो, कोई भी गेम हो, कुछ भी हो, सैड मतलब अभी है ना ऐसा, मेरे को पर्सनली जो मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि जब इंडिया में कुछ होता है, चाहे अच्छा हो बुरा हो, तो एक साथ सारी फीलिंग्स आती हैं। आपने भी ये चीज नोटिस की होगी कि कोविड के टाइम पे जो चीजें हो रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि सारा देश एक होके चल रहा है। वो कहीं ना कहीं, अब भले वो एक कोई कन्याकुमारी में बैठा हुआ है, एक जम्मू में बैठा हुआ है, फिर भी एक जो फीलिंग थी ना, वो एक तरीके की सेम फीलिंग से हम सब गुजर रहे थे। तो वो कनेक्शन जो है ना, कुछ टाइम से मेरे को ऐसा पर्सनली फील होता है। और सेकेंड थिंग इसकी, जब टेक्नोलॉजी की बात आती है कि किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है, बूम हो सकता है, बस यही है कि जितने भी लोग हैं वो पूरा का पूरा ध्यान अपने अगर इंडिया पे देते हैं, इंडिया पे देते हैं मतलब कि अपने खुद के बारे में सोचते हैं, लेकिन एक मेंटल उनके दिमाग में ये अगर चीज़ होती है कि हम अपने काम के साथ साथ इंडिया को कैसे ग्रो करें, तो उसमें सिर्फ उनका ही भला नहीं होने वाला है, उनकी फैमिली का, उनके आने वाली फैमिली का भी बहुत ज़्यादा भला होने वाला है। बिल्कुल, आपने बात की ना सिर्फ खुद की ग्रोथ बल्कि इंडिया को भी हेल्प, इंडियंस को हेल्प, यस इंडिया का ग्रोथ। दिस इज समथिंग पीएम मोदी स्पोक अबाउट एज वेल, कंटेंट क्रिएशन फॉर सोशल गुड। या How important do you think that is going to be, or how much do you want to further implement that अपने विजन में, अपने आने वाले कंटेंट के लिए? तो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, क्योंकि है ना मैंने कंटेंट जब बनाता था ना, जब मैं टेक में बहुत, मतलब मेरी एक नीश थी कि ये सिर्फ टेक में जो है मुझे बनाना है। बट एक टाइम बाद है ना, मुझे पता नहीं क्यों है ना वो किक नहीं मिल रही थी। किक होता है ना वर्ड कि यार, मतलब मेरे मैं ऐसा लगता था कि यार मैं ना और भी लोगों को कनेक्ट कर सकता हूँ, पर कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। फिर मैं एक दिन बैठा हुआ था, आई स्टिल रिमेम्बर, मैं 135 के फॉलोवर्स पे था इंस्टाग्राम पे। आज से 1.5 2 साल पुरानी बात है। और मैं बैंगलोर जा रहा था, एक कंपनी ने मेरे को बुलाया था वहाँ पे। मैं फ़्लाइट में जाने वाला था, एक दिन पहले की बात थी। वहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाई थी, मतलब उस दिन मैंने ये सोचा कि यार वाई आई एम लाइक, मैं क्यों ही कुछ लोगों को टारगेट कर रहा हूँ, जब मैं, इतनी इंडिया की इतनी पॉपुलेशन है, उन लोगों को टारगेट करना चाहिए। मुझे मास ऑडियंस के बारे में सोचना चाहिए। तो मैंने ना एक वीडियो बनाई आधार कार्ड के ऊपर, कि कैसे आप अपने 5 साल के जो एज के बच्चे हैं आपके, उसके नीचे जो हैं 1 2 3 4 5, कैसे आप घर बैठे उनका आधार कार्ड बनवा सकते हो। ये मैंने कहीं पढ़ा, मैंने रिसर्च किया उसके बारे में अच्छे से, मैंने जाके वीडियो बना दिया। और नहीं, मैं भोपाल में जाने वाला था एक दिन पहले, मैंने वीडियो बनाया। मास ऑडियंस के लिए बनाते हैं कंटेंट, अब सबके बारे में सोचेंगे। अब देख, अब टेक में नहीं बनाना, मोबाइल ठीक है, मोबाइल का बनाऊंगा, मैं करूंगा सब कुछ, लेकिन अब थोड़ी सी अवेयरनेस वीडियोस बनानी है। वो वीडियो बनाई है मैंने, और पिछले 6 महीने से मैं 136K पे अटका हुआ था। आई स्टिल रिमेम्बर, मैं बैंगलोर की फ्लाइट में बैठा हुआ था, मतलब भोपाल से 2 ढाई घंटे लगते हैं। और मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर, आपको भी पता होगा कि मतलब देखने की आदत होती है फॉलोअर्स कितने बड़े क्या है। तो जस्ट मैंने
फ्लाई होने वाला था प्लेन, तो मैंने देखा उतने ही फॉलोवर दिख रहा था, थोड़े बहुत बड़े हुए थे। मैंने कहा यार ये स्पाइक कैसा आ रहा है एकदम ने, ठीक है। सुबह के 10 बजे की बात है, 2.5 घंटे लगे बैंगलोर पहुंचने में। बैंगलोर पहुंचा हूँ और मेरे 2,10,000 फॉलोवर, 80,000 80,000 विद इन 2.5 घंटे। विद इन 2 आवर्स, मराठी में बोलो तो 80,000। क्या बात। और शाम तक 4 लाख। बैंगलोर की 2 दिन की ट्रिप थी, 8.5-9 लाख। ये इंस्टाग्राम की बात हो, इंस्टाग्राम की बात हो रही वाह, फॉलोअर्स की। है, फॉलोअर्स की, क्योंकि वो कंटेंट 60 मिलियन क्रॉस, 60 मिलियन, 40 मिलियन टोटल व्यूज, मतलब लाइक 35-40 मिलियन था इंस्टाग्राम। फेसबुक पे था अराउंड 50-40 मिलियन, ऑलमोस्ट 90 मिलियन। 90 मिलियन जिनको नहीं पता, 1 मिलियन में 10 लाख व्यूज होते हैं। तो 10 लाख व्यूज इनटू हाँ, तो वो वैसा हुआ। फिर मैं समझ गया कि यार यहाँ पे ना लोगों की मदद हो रही है और यहाँ पे फॉलोअर्स भी बढ़ रहे हैं, और प्लस लोगों को क्या चाहिए ना, मेरे को उस दिन वो किक लग गई थी। फिर उसके बाद मैंने कंटेंट बनाना चालू किया अवेयरनेस के ऊपर। वो मेरे लिए गेम चेंजिंग था। फिर मैंने पैन कार्ड को आधार कार्ड से कैसे लिंक करे, 31 लास्ट डेट है, लोगों को पता ही नहीं है, 1,000-2,000 रुपये लगेगा। लोगों को पता ही नहीं है। बहुत सारे, मैंने 5 साल प्रोजेक्ट पे काम किया था। बाय प्रोजेक्ट बोले तो जॉब नहीं, फ्रीलांस, और हर पेमेंट पे आपका 10% टीडीएस कटता है। लोगों को टैक्स के बारे में पता ही नहीं है। अगर आप सोच रहे हो, अगर आप अच्छा बोलते हो, सोच रहे हो कि कंटेंट बनाना है, ये एक कमाल का आइडिया है, जो आइडिया मोदी जी ने भी दिया नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड में। अवेयरनेस आप क्रिएट करो, आपके खुद के व्यूज बढ़ेंगे, लोगों की हेल्प भी होगी। वही तो, मतलब वैसे ही उसी तरीके का फिर कंटेंट बनाया मैंने। मेरा खुद का जो शौक था वो टेक में तो था ही, लेकिन टेक को कैसे थोड़ा सा सिंपल वे में, मैं मतलब मेरा हमेशा शुरू से ये था कि कोई अगर रोड पे एक भैया हैं जो चाय बेच रहे हैं, और एक ऐसा आदमी है जो कॉर्पोरेट में बैठ के जॉब कर रहा है, सीईओ लेवल का है, तो मेरा कंटेंट ऐसा मुझे बनाना है कि ये दोनों लेवल जो है ना मेरे, उनको समझ में आ जाए। समझ रहे हो आप, मतलब कि समझ में भी आ जाए, और वो चीज मेरे को अचीव करनी थी कैसे भी करके। तो वही चीज के ऊपर मैंने काम करना चालू किया। देन उसके बाद सिलसिला बहुत हुआ, फिर स्कैम्स बहुत होने लगे। स्कैम्स पे वीडियोस बनाए, ये स्कैम वो स्कैम, तो उस पे किस तरीके से स्क्रिप्ट्स ऐसी बनाने लगा कि जहाँ पे ना रिलेटेबिलिटी वाला गेम है सोशल मीडिया, थोड़ा सा रिलेट जहाँ पे लोग हो जाते हैं ना, वहाँ पे आपको लोग और समझने लगते हैं। तो उस तरीके का कंटेंट बनाना चालू किया कि भाई ये स्कैम हो रहा है, इसके आप ऐसे बच सकते हो, ये प्रॉब्लम होती है, इससे आप ये कर सकते हो। और उसके अलावा गवर्नमेंट सर्विसेज जैसे स्कीम्स के बारे में कई लोगों को पता ही नहीं है अभी कि कैसे क्या होता है, कितने पोर्टल्स हैं यूजफुल। रेलवे टिकट आप बुक कर रहे हो तो कैसे आप कंफर्म टिकट बुक कर सकते हो, कैसे आप डिस्काउंट ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें बेसिक बेसिक सी चीज़ें जो है मैंने बताना चालू करी। बिल्कुल। वो रेलवे लेके तो, मतलब सारी चीजें लेके अभी भी बहुतों के दिमाग में डाउट है। रेलवे का कंफर्म टिकट बुक करने को लेके तो बहुतों के दिमाग में डाउट है। मतलब ऐसा है कि जैसे एक टिप है, जब आप तत्काल बुक कर रहे हो ना, तो वहाँ पे ना एक ऑप्शन होता है जहाँ पे आप डेटा पहले से भर सकते हो। डेटा, हाँ, जो आप अपना खुद का जो जिसमें उसी में तो टाइम जाता है, नाम डालना, नंबर डालना, तब तक सीट निकल गया। तो उसमें एक ऑप्शन होता है आईआरसीटीसी में ही, वो पहले करके रख लो, अच्छा, वो फटाक से कर लो। और दूसरा, हाँ वीडियो बनाया है, मैं अभी जाके फिर से देखूंगा। तो वो है। अब आपको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, तो व्हाट यू कैन डू कि आप कोई और अपने पास की सिटी से देख लो, हाँ, करेक्ट। तो वो एक आप वो कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक आईआरसीटीसी में होता है कि अ, तुरंत में भी देख सकते हो आप, एक लाइव चार्ट आ जाता है कि भाई इस डब्बे में, इस बोगी में टिकट खाली है, वो आपको दिख जाएगा लाइव। तो आप टीटी से जाके बात कर सकते हो कि सर ये पर्टिकुलर सीट है जो खाली है, मुझे दे दो। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना, लोग ऐसी वीडियोस बनाई हैं मैंने, और वो बहुत मैसिव वायरल हुई हैं, 50-60 मिलियंस वायरल व्यूज में। वायरल तो हुआ कंटेंट जो नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड में बना था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका वो एक्सपीरियंस, जब आपका नाम अनाउंस हुआ, आप स्टेज तक गए, प्राइम मिनिस्टर से आपने अवार्ड लिया, बातचीत हुई, व्हाट वाज दैट फ्यू मिनट्स लाइक? वो मिनट तो ऐसा था कि जैसे मैंने बोला कि मुझे पता नहीं था पहली बात कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं थी। जो था वो था, मतलब आपको जो बोलना है वो बोलना है। और जब मैं वहाँ पे स्टेज पे गया ना, तो वहाँ पे जाके ना मेरे दिमाग में ये था कि यार मैं अपने बारे में लोगों को नहीं बताने वाला कि मैं ये हूँ वो हूँ, इतने मेरे व्यूज़ आते हैं। एक मैसेज छोड़ते हैं स्टेज पे, क्योंकि मुझे ये मालूम था कि ये मेरे व्यूअर्स देखेंगे। व्यूअर्स नहीं तो
जो नहीं भी है ना वो देखने वाले हैं, क्योंकि इम्पैक्ट इसका बड़ा होने वाला है, वो मैं समझ गया था। तो जब मैं मोदी जी के पास गया, अपने आप को जैसे तैसे मैंने संभाला क्योंकि मैं उनके सामने बात कर रहा था ना, मेरे सच बता रहा हूँ मेरे पैर कांप रहे थे क्योंकि मतलब घर बैठ के बड़ी बड़ी बातें करना, पॉलिटिक्स की बातें करना, ये करना, वो एक तरफ हो जाती है जब सामने इतना बड़ा लीडर खड़ा होता है। तो वो प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि सेम चीज कल ही हम इसी सीरीज का पॉडकास्ट शूट कर रहे थे अमन गुप्ता के साथ, और अमन गुप्ता ने भी यही बात कही कि मैंने बहुत कुछ सोचा था कि ये बोलूंगा वो बोलूंगा, मैं मोदी जी के सामने गया, अवार्ड लिया और मैं सब भूल गया। तो मैंने जाके बस वो स्कैम्स के बारे में बोला, टेक्नोलॉजी के बारे में बोला कि एक सोशल इम्पैक्ट आ जाना चाहिए, लोगों तक मैसेज आ जाना चाहिए। और उस चीज़ को उन्होंने भी अप्रिशिएट किया कि अटल टिंकरिंग लैब्स के बारे में बताया जो दिल्ली में है, जिसको अभी हम कवर करने वाले हैं। तो उसके बारे में उन्होंने बताया कि वो लैब्स में इनोवेशंस होते हैं, ये होता है, काम होता है। वो सारे सजेशंस दिए। चंद्रयान के बारे में बताया, स्टूडेंट्स कैसे एंकरेज कर रहे हैं अपने आप को, वो सारी चीज़ें बताई। तो एक्सपीरियंस तो भाई माइंड ब्लोइंग था ऑनेस्टली, बहुत मतलब लाइक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी वाली सीन हो गया। क्या बात है, वो तो था। और ये अब वंस इन अ लाइफ टाइम नहीं होगा, क्योंकि नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड अभी हर साल आएगा, एडिशन 2, एडिशन 3, एडिशन 4, हर साल चलता ही रहेगा। यस यस, बट पहले की बात अलग है। बिल्कुल पहले की बात अलग है, इसीलिए तो मैंने पॉडकास्ट के एकदम स्टार्टिंग में कहा कि इस सीरीज में वी आर टॉकिंग विद हिस्ट्री मेकर्स। यू गाइस आर लिटरली, आपका नाम हिस्ट्री में एज्ड हो चुका है। चलिए नमन, वी आर ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पॉडकास्ट। वैसे 40 मिनट कब चलेगा पता नहीं। यस, आई कैन टॉक लाइक, आप टेक्नोलॉजी की बात करो 24 घंटे बात कर सकता हूँ। नमन, अगर आपसे पूछा जाए कैमरा की तरफ देख के वन मैसेज फॉर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो वो क्या होगा? बहुत टफ है थोड़ा सा, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। सर, मैसेज यही होगा कि जो आपने किया है क्रिएटर इकोनॉमी के लिए, उन सारे क्रिएटर्स की तरफ से सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म जो आपने दिया है क्रिएटर्स को, वो बहुत ही ज़्यादा, एक कह सकते हैं कि बहुत, आपने बहुत बड़ा एक वो कर दिया है, एक इनिशिएटिव लिया है। क्योंकि क्रिएटर्स बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और जो मेहनत होती है वो इस तरीके की होती है कि लोगों को वीडियोस देखते हैं ना, तो उनको लगता है कि यार बहुत इजी होगा, वीडियो बन गई, 40 सेकंड की तो वीडियो है, 60 सेकंड की तो वीडियो है। लेकिन उन वीडियोस को बनाने में पूरा पूरा दिन जाता है, 2-2 3-3 दिन जाता है, एडिट होती है, बहुत मेहनत है। और उस मेहनत को जब अप्रिशिएट किया, तो वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात थी। तो सारे क्रिएटर्स की तरफ से सबसे पहले तो आपको थैंक यू। एंड सेकंड थिंग इज़ कि मैं बस यही चाहता हूँ कि ये जो चीज़ है, ये फ्यूचर में भी बहुत हो, नॉट ओनली इन क्रिएटर स्पेस, एंटरप्रेन्योर के जो कितने भी बिजनेस जो करते हैं, यंगस्टर्स हैं, यंग जनरेशन है, उनके तरफ और ज़्यादा ध्यान दिया जाए। एजुकेशन स्किल वाइज अगर ज़्यादा हो ना, तो मज़ा आ जाएगा। लाइक मैं ऑनेस्टली ये कि इंडिया में अगर स्किल वाइज चीज़ें होने लगी कि भाई लाइक आपको एजुकेशन, स्कूल सिलेबस से ज़्यादा स्किल आपके कितने इंपॉर्टेंट है, उसमें अगर आपकी यंगस्टर्स की रुचि एक तरीके से बढ़ने लगी, तो नेक्स्ट जनरेशन जो इंडिया होने वाला है वो बहुत ही कमाल का होने वाला है। तो बस यही रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को और ज़्यादा प्रमोट किया जाए मेरे हिसाब से। चलिए नमन, कोई भी पॉडकास्ट एक रैपिड फायर के अलावा कंप्लीट नहीं होता, तो छोटा सा रैपिड फायर करेंगे। पहला सवाल, वन वर्ड टू डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस एट द नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड। माइंड ब्लोइंग। लवली। वन वर्ड टू डिस्क्राइब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ओके, दैट्स हार्ड, बट इंस्पिरेशन फॉर हार्ड वर्क। क्या बात है, इंस्पायरिंग तो वो है। यस, ट्रू, क्योंकि आई स्टिल रिमेंबर कि हम लोग अवार्ड ले रहे थे, और सोशल मीडिया पे ही देखा कि वो किसी और स्टेट में अपना काम कर रहे हैं जहाँ पे हम एंजॉय कर रहे हैं, वहाँ पे कोई और स्टेट में वो अपना काम उन्होंने कंटिन्यू कर दिया था 2-3 घंटे बाद ही। तो या ऑफ कोर्स ऐसा तो बहुत बार किया उन्होंने। यस नमन, what a wonderful conversation that was. Thank you so much. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मेरे को बहुत अच्छा लगा। आप जैसे भी आपने बोला कि 50 एक घंटा कैसे निकल गया पता ही नहीं पड़ा। एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। It is absolutely our pleasure. कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? सच में बहुत बढ़िया लगा। थैंक यू सो मच। वी आर वेरी वेरी श्योर कि आप लोगों को भी ये पॉडकास्ट अच्छा लगा। कैसा लगा कमेंट्स में लिख के हमें जरूर बताइए। एंड ऑफ कोर्स फॉर मोर सच एक्साइटिंग कंटेंट जस्ट लाइक दिस, देखते रहिए माईगव। ये हमारा लेटेस्ट पॉडकास्ट सीरीज चल रहा है, जहां हम बातचीत कर रहे हैं नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड, फर्स्ट एवर नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड के विजेताओं के साथ। और हमारे साथ यहाँ पर थे विनर ऑफ द बेस्ट एजुकेटर कैटेगरी अवार्ड, नमन। वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आप लोग माईगव को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपका दोस्त कोरक रॉय, अगले पॉडकास्ट पे मिलता हूं।